सो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट और इलेक्ट्रिसिटी। अपना चैप्टर है ना क्लास 10th वाला, तो उसी का ही जर्नल यानी थ्योरेटिकल पोर्शन तो आप लोगों ने कर लिया था ना पिछली वाली वीडियो के अंदर। तो आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो अपने इस चैप्टर में क्या क्या था? चार्ज था, करंट था, वोल्टेज थी, रेजिस्टेंस थी। तो इन 4-5 प्राणियों से तो आप वंचित नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हो। तो अभी ना हमें उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो और इनके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो पिछली वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस भाई साहब। तो रेजिस्टेंस से इतने सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं लेकिन होते बहुत आसान आसान है, ठीक है। तो शुरू करते हैं उस चीज को। देखो रेजिस्टेंस के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था ओहम्स लॉ वाला। क्या था अपना ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ हमने पढ़ा था ना, ये वाला था अपना ओहम्स लॉ कि आर किसके बराबर होता है? V अपॉन में I के बराबर। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद नहीं रहता कई बार, तो एक फॉर्मूला याद कर लो कि V बराबर होता है I मल्टीप्लाई में R से। V किसके बराबर है? I मल्टीप्लाई में R, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे R निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा? V के डिवाइड में मैं I ले आऊं, R निकल जाएगा। अगर मुझे I निकालना होता तो मैं क्या करती? V किसके बराबर था? I R के, तो I किसके बराबर हो जाएगा? V अपॉन में I, ठीक है। तो यहाँ से हम करंट भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। यानी एक ही फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? 3 चीजें निकाल सकते हैं। ये हो गया अपना ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला। उसके अलावा रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है और वो होता है हमारा रो एल। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय में ए के बराबर। यहाँ पर आर क्या था? अपना रेजिस्टेंस था, जिसको हमने किस में मापा था? ओहम के अंदर मापा था, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है? ओहम होती है। जो ये इस तरीके का पी जैसा सिंबल है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी की हमने खासियत पढ़ी थी कि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया के ऊपर नहीं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से समझना। एल क्या थी हमारी? यहाँ पर लेंथ थी और ए क्या था? हमारा एरिया था, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कब हमें रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कब ये वाला लगाना है, या फिर आगे हम रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले और पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस जब सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस बहुत सारे जुड़े हुए हों तो उनका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालती हैं। तो उसका फॉर्मूला होगा R1 प्लस में R2। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जब पैरेलल के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में R2, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, चलो इसके ऊपर आते हैं। देखो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस कैसे जुड़े होंगे। सबसे पहली बात तो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है अपना इस तरीके का, जिगजैग सा सिंबल किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है। इसको रेजिस्टर भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या? रेजिस्टर भी बोलते हैं हम इसको। असल में रेजिस्टर एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, अभी आप सिर्फ रेजिस्टेंस याद कर लो, अपना काम हो जाएगा। तो मान लिया मैं दो डायग्राम यहाँ पर बनाती हूँ। एक मैंने बनाया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ा, खत्म। ये एक रेजिस्टेंस था पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको मैंने एक और दूसरे रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ दिया, आगे जोड़ दिया, और इसको आगे फिर एक सेल से या बैटरी से मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेजिस्टेंस को। जो इस तरीके की मैंने लाइंस लगाई हुई हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वायर को। और एक बड़े वाली लाइन और एक छोटे वाली लाइन, ये रिप्रेजेंट करती है सेल को। बड़े वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को और छोटे वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल को। मतलब ये होता है जहां पर हम पॉजिटिव को जोड़ते हैं और ये होता है जहां पे नेगेटिव वाली वायर को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा, यहीं पर मैं डायग्राम बनाऊं कि एक रेजिस्टेंस ये था, इसके साथ में मैंने दूसरा ऐसे जोड़ दिया। यहाँ पर मैं पहले 3 लगाकर दिखा रही हूँ, ठीक है। और इन सबको मैंने इस तरीके से बंद कर दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया? एक सेल लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस का नाम मैंने R1 दे दिया, इसका R2 दे दिया। इसको मैंने R1 नाम दे दिया, इसको मैंने R2 नाम दे दिया, इसको R3 नाम दे दिया, ठीक है। क्योंकि दो में तो हमें पता लग जाएगा। अब देखो यहां से क्या चलना शुरू होगा? करंट। आईसी करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये करंट चलता गया चलता गया चलता गया, ऐसे गया, फिर यहाँ पहुंचा इस वाले रेजिस्टेंस के पास में, चला गया ऐसे, फिर आगे पहुंचा, फिर चला गया यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वापस घूमकर और वापस यहीं पे आ गया। यानी जैसे करंट गया था वैसे की वैसे सर्किट के अंदर वापस आ गया। इस पूरे को सर्किट बोलते हैं ना। तो जब करंट जहां से जाए
और बिना किसी हिस्से में बटे उसी पॉइंट पर वापस आ जाए तो उसको बोला जाता है सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस वाले के अंदर देखो, ठीक है, देखो मान लिया, या इसको ऐसे देख लेते हैं, दो वाले से अगर मैं समझाऊं तो मैंने दो रेजिस्टेंस लिए और नीचे मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, बैटरी। ठीक है, अब यहाँ से करंट चलना शुरू हुआ होगा, उसने अपनी साइकिल यहाँ से शुरू करी, भाई चले करंट भाई साहब, चले गए चलते गए, अब ये चले आगे गए, दो रास्ते आगे, एक रास्ता इधर जाने का था, एक रास्ता इधर जाने का था। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या होगा, करंट आधा तो इधर चला जाएगा, आधा ऊपर चला जाएगा, या सिंपल समझ लो कि कुल मिलाकर वो दो हिस्सों के अंदर बट गया। ठीक है, क्योंकि हमेशा बराबर बराबर नहीं जाता। तो जब आपको ऐसे लगे कि करंट जा रहा था, अब इसका मान लिया कि करंट जो था इसमें से थोड़ा सा करंट इधर चला गया, थोड़ा सा करंट ऊपर चला गया, मान लिया मैंने इसको I1 नाम दे दिया, या जो R2 रेजिस्टेंस में से जा रहा था उसको मैंने I2 नाम दे दिया, और R1 वाले में से I1 को। I1 I2 छोड़ो, बस इतना याद रखना है कि जब भी हम क्या कर रहे हो, करंट को लेकर जा रहे हो और आगे जाकर दो रास्ते में वो डिवाइड हो जाए, या तीन में या चार रास्ते में डिवाइड हो जाए, तो उस केस के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, यानी ऊपर वाले रेजिस्टेंस तो किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज के अंदर, क्योंकि करंट कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ, और पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड हो गया, तो यानी किसके अंदर जुड़े हुए, रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर। ऐसे सीरीज में जुड़े होते हैं, ऐसे पैरेलल में जुड़े होते हैं। करंट को लेके जाओ, देख लो कहां पर बट रहा है वो। अच्छा, अब सीरीज के अंदर मैंने बताया जब नेट रेजिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाता है R1 प्लस में R2, ज्यादा होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते, और पैरेलल के अंदर अपना क्या फॉर्मूला लगता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2। ठीक है, सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे मैं अपना क्या था, यहाँ पर मान लिया कि इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है अपनी, 2 ओम, इस वाले की होती 3 ओम, यहाँ पे ऊपर वाले की है 2 ओम और नीचे वाले की क्या है, 3 ओम है। पहले सीरीज के अंदर नेट रेजिस्टेंस निकाले तो R किसके बराबर था, R1 प्लस में R2, तो R1 कितने के बराबर है, 2 ओम, मैंने पुट कर दिया। R2 कितने के बराबर है, 3 ओम, तो मैंने पुट कर दिया। अब ऐसे मत बोला कि सिंबल क्यों नहीं लगाया, ये तो इसकी यूनिट है। ठीक है, तो टोटल कितने के बराबर आ गया, 5 ओम के बराबर हमारा नेट रेजिस्टेंस। ये किसमें आया, सीरीज के अंदर। अब पैरेलल में देखें, फॉर्मूला था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2। R क्या है आपका, नेट रेजिस्टेंस, यानी पूरा कुल मिला के कितना रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम कैसे पुट करेंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे पुट करेंगे। 1/R, R1 की वैल्यू कितनी है, 2, R2 की कितनी है, 3, तो 1/2 1/3, एलसीएम ले देंगे। अच्छा, तो एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, फिर हम यहाँ पे 2 के टेबल में 6, 3 जा पे, 3 के टेबल में 6, 2 जा पे, तो कितना आ गया ये 5/6, यानी 1/R कितने के बराबर हो गया है हमारा, यहाँ से 5/6 के बराबर। हमें तो R चाहिए तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, तो R/1 इधर क्या हो गया 6/5, तो R के कितना आंसर आ गया हमारा 6/5 ओम। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती ना, ये ज्यादा करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 को उधर ले जाओ, आंसर तो बराबर ही आएगा ना। अगर मान लिया मैंने पलट के लिखा है, मैं 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी आंसर इतना ही आने वाला है। ठीक है, या फिर एक तो ये हो गया, पर कंफ्यूज मत होना, कई बार इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। क्या करते हैं हम, बाद में अलग अलग रेजिस्टेंस लेने से बेटर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ही ले देते हैं डायरेक्ट। इन दोनों का एलसीएम आएगा R1 मल्टीप्लाई में R2, फिर ऊपर क्या आ जाएगा R2 और यहाँ पर R1, 1/R के बराबर। मुझे R चाहिए था तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो हो जाएगा R1 बाय में R2 अपॉन R1 प्लस में R2। तो ऐसे भी कई बार लिखा हुआ होता है, पर क्यों हम कंफ्यूज हो इस वाले फॉर्मूले के अंदर, हम डायरेक्ट नहीं पुट कर लेंगे, क्योंकि मान लिया यहाँ पे 3 वैल्यू हुई, मतलब यहाँ पे साथ में 1/R3 भी जुड़ा हुआ होता, R4 भी होता, तो फिर इस तरीके से निकालना मुश्किल हो जाता ना, तो हम सिंपल ही एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी यहाँ पर कि जब मैंने यहाँ पर पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस निकाला तो मेरा कितना आया था 6/5 ओम, यानी मैं इसे पॉइंट में निकालूं तो कितना हो जाएगा 6 अंदर 5 बाहर, क्योंकि जो डिवाइड में होता है उसे यहाँ पर रखते हैं और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको इस तरीके इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 1 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 2 जा 10, यानी कितना आया 1.2 ओम।
अब देखो सेम रेजिस्टेंस था, यहाँ भी 2 और 3 वाला था, यहाँ पे भी 2 और 3 वाला था, पर सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है एज कंपैरिजन टू पैरेलल के। ये पॉइंट फ्री हो गया, यानी मतलब क्लियर हो गया, सीरीज के अंदर हमेशा रेजिस्टेंस ज्यादा आता है और पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कम आता है। तो अभी एक बार हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। तो V को अगर मैं R से डिवाइड कर दूं, या जो फॉर्मूला बार बार यूज होगा हमारा, R बराबर होगा V बाय आई के। यानी यहां अगर मैं देखूं तो V के बिल्कुल उल्टे में, क्रॉस में I आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बहुत लंबी टर्म लग रही है, तो सिंपल समझ लो कि जब ऐसे डिवाइड में कोई चीज दिखाई दे तो जब ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर वाली घटेगी, ऊपर वाली बढ़ेगी तो नीचे वाली घटेगी। यानी जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम होता है, जब रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट क्या होता है, ज्यादा होता है। करंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आई का मतलब करंट हो गया ना। अच्छा, उसके बाद यहां से सीरीज और पैरेलल के बीच में हमें एक डिफरेंस देखना था कि भाई क्या डिफरेंस होता है। तो पहला तो यही हो गया कि सीरीज के अंदर नेट रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, पैरेलल के अंदर नेट रेजिस्टेंस कम आता है। दूसरा, अभी आप लोगों ने देखा था कि सीरीज के अंदर करंट नहीं बढ़ता, सेम ही करंट चलता रहता है। इसका मतलब कि सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है हमारा, सेम रहता है। दूसरा, जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या आता है, ज्यादा आता है, नेट रेजिस्टेंस मोर होता है। पैरेलल के अंदर क्या होगा, करंट तो अलग अलग हो गया था, बढ़ गया था ना 2 हिस्सों के अंदर, पर करंट यहाँ पर चेंज हो जाता है, पर क्या सेम रहती है, वोल्टेज। क्या सेम रहेगी, वोल्टेज। दूसरा पॉइंट, वोल्टेज क्या थी जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे थे, या एक नाम और था इसका था पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, पैरेलल के अंदर नेट रेजिस्टेंस क्या आता है, ज्यादा कम आता है, लेस आता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। दूसरा, ये तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना क्या है, अब देखो मैं 2 डायग्राम बना रही हूं। मान लिया कि मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एक बल्ब लगा दिया, बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। फिर यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, टीवी लगा दिया। आगे क्या लगा दिया, मान लिया एसी लगा दिया। अब एक ही तार के साथ में सारे के सारे जुड़े हुए थे, एक ही वायर के साथ में। फिर यहाँ पे मैंने एक सेल लगा दिया और इन सबको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अब देखो, यहाँ से करंट आ रहा था चल के, यहाँ पर आ रहा था, सब में बराबर करंट जाएगा, बराबर जाएगा ना, सीरीज में है क्योंकि ये। लेकिन मान लिया बीच में ये बल्ब खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया, तो बल्ब अगर खराब हो गया तो आगे करंट जाएगा नहीं, आगे करंट नहीं गया तो ना टीवी चलेगा ना एसी चलेगा। एक के खराब होने से सारे के सारे क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। आगे वाले खराब नहीं हुए पर आगे करंट नहीं गया तो वो काम भी नहीं करेंगे। तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने का नुकसान क्या होता है कि अगर आपका एक चीज खराब हो गई या वन आइटम गेट डैमेज्ड, देन अदर्स विल नॉट फंक्शन, क्योंकि वहां पर आगे करंट ही नहीं पास होगा। तो ये है डिसएडवांटेज सीरीज की। पर अगर मैं यहाँ पे पैरेलल में लगाती, मान लिया यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया होता, एसी लगा दिया होता, यहाँ मैं टीवी लगा देती, यहाँ मैं क्या लगा देती, बल्ब लगा देते। ठीक है, ये हमने सबके सब यहाँ पे ज्वाइन कर रखे हैं, पर अलग अलग वायर से कर रखे हैं। हो गया ना पैरेलल के अंदर ये। तो यहाँ से करंट चल के आएगा, पहले किधर जाएगा, इस वाली लाइन में अलग करंट जाएगा, मान लिया I1 गया। फिर इस वाली लाइन के अंदर दूसरा करंट जाएगा, मान लिया I2 गया। इसके अंदर तीसरा करंट जाएगा। अगर ये बल्ब खराब हो भी गया तो सिर्फ यही वाली लाइन ही तो काम नहीं करेगी, बाकी ऊपर वाली दोनों के पास तो करंट जा रहा है। तो पैरेलल में क्या होता है, हमारे जो घर का कनेक्शन होते हैं, जो डोमेस्टिक कनेक्शन हम लेते हैं, उसके अंदर सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे घर के अंदर, उन सबको किस में लगाया जाता है, पैरेलल के अंदर, ताकि अगर एक चीज खराब हो जाती तो बाकी सबके ऊपर उसका इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट ये भी होता है कि जैसे आप सब सीरीज के अंदर लगाते हैं ना, तो वोल्टेज तो सेम थी नहीं। ऐसे भी समझ सकते हो कि ज्यादा वोल्टेज, अगर कोई बल्ब आपका क्या है, ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है, यानी ज्यादा चमक रहा है, या छोड़ो, गर्मियों में क्या होता है कि कई बार जो कूलर होता है ना वो एकदम से ज्यादा तेज चलने लग जाता है, तो हम बोलते हैं ना करंट ज्यादा आ रहा है। करंट ज्यादा नहीं आता, बाहर से वोल्टेज ज्यादा आ जाती है। जितनी ज्यादा वोल्टेज कोई चीज उतनी ही ज्यादा तेज चलेगी, या उतना ही ज्यादा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो अगर कोई पूछ ले कि कौन सा बल्ब या कौन सा फैन ज्यादा जल्दी चलेगा, तो जिसके पास में ज्यादा वोल्टेज की क्या होगी, सप्लाई होगी।
अब सीरीज में सबके सब एक ही लाइन में जुड़े हुए थे तो क्या होगी, वोल्टेज सीरीज के अंदर सेम नहीं होती, तो वहां पर क्या होता है, करंट तो सबको बराबर बराबर मिलता है पर वोल्टेज क्या होती जल्दी जाती है, घटती चली जाती है। पर पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है तो सारे के सारे अपने पूरी एफिशिएंसी से क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, सीरीज पैरेलल हो गया हमारा। दूसरा, रेजिस्टेंस से एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं और वो होते हैं लेंथ और एरिया के ऊपर बेस्ड। मतलब कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है अपना रो एल बाय में ए। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला ये बोलेगा इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, मान लिया मैंने जो लेंथ थी वायर की उसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। क्या होएगा भाई, आपके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो तीन चीजें हमें दे रखी हैं, क्या क्या, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ना। रेजिस्टिविटी के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला ना, एरिया के बारे में, किसके बारे में बोला, सिर्फ लेंथ के बारे में हमें बोला है। तो अब देखो रेजिस्टेंस क्या होगी, लेंथ के बिल्कुल सामने पड़ी हुई है ना, सामने है बिल्कुल। तो अब देखो अगर पहले रेजिस्टेंस आर रहा होगा तो लेंथ क्या रही होगी, एल रही होगी, है ना। पर अब उसने क्या बोला कि वायर की जो लेंथ है उसको डबल कर दो, डबल कर दें तो जो नए वाला रेजिस्टेंस आता है उसको हम आर डैश लिख लेते हैं और लेंथ को हम क्या लिख लेते हैं, एल डैश लिख लेते हैं। लिख दिया। अब क्या करो, पहले वाली वैल्यू से इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, आर डैश हमें निकालना है, पहले रेजिस्टेंस कितना था, आर। अच्छा, उसके बाद में लेंथ कितनी कर दी गई पहले की, 2 गुनी, यानी कि जो एल डैश है वो कितना हो गया है, ट्वाइस ऑफ लेंथ हो गया ना। और पहली लेंथ कितनी थी, एल थी, तो एल से एल कट जाएगा, यानी कि जो नया रेजिस्टेंस है वो 2 गुना होगा पहले वाले रेजिस्टेंस के। कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऐसे हमें निकालने होते हैं वाले क्वेश्चन। अब मान यहां तक समझ में आया। उसके बाद अगर वो बोल देता कि एरिया को, ये लेंथ का बोल दिया, अगर वो यहां पर बोल देता कि इफ एरिया ऑफ वायर इज डबल्ड, फिर हम क्या करते, अब फॉर्मूले में देखो एरिया और रेजिस्टेंस तो एक दूसरे के ऊपर नीचे है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी आर डैश तो बराबर होगा 1 बाय ए डैश के। जो पहले वाला रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 1 बाय ए के। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, आर डैश बाय में आर डैश के क्या आएगा, नीचे ए डैश आएगा, आर के ऊपर ए आएगा। अब ए डैश क्या है, जो बाद में उसने चेंज करा, क्या करा, एरिया को डबल कर दिया। इसका मतलब ए डैश को क्या कर दिया उसने, पहले वाले के 2 गुना कर दिया। तो आर डैश बाय में आर, ए तो ए ही है, बाद में कितना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया, तो ए से ए कट गया, तो आर डैश बाय में आर किसके बराबर आ गया, 1/2 के। तो आर, मुझे तो आर डैश चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर बाय में 2, यानी एरिया को डबल करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, हाफ। नीचे दिख नहीं रहा, मैं ऊपर कर देती हूँ। मैंने ये चीज करी है यहाँ पर कि देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आर डैश के नीचे आएगा ए डैश, आर यहाँ है तो ए कहाँ आएगा, ऊपर, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली रिलेशन में थे ना। अब देखो आर डैश निकालना है, पहले रेजिस्टेंस आर था, नया एरिया को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। इसका मतलब कि जो ए डैश है वो कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है। तो ए डैश की जगह पे क्या रख देंगे, 2a, तो ए से ए कट गया, यानी आर डैश बाय में आर किसके बराबर आ गया, 1/2 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर और ये इधर, तो आर डैश कितने के बराबर आ जाएगा, r/2 के। यानी कि जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो पहले वाले की क्या हो गया होगा, हाफ हो गया होगा। ठीक है, यही चीज इन्होंने दे रखी है। आगे देखते हैं इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन वो क्या दे देता है कि मान लिया कि उसने दोनों ही चीजों को चेंज कर दिया, फिर भी हो जाएगा। अगर उसने बोल दिया कि इफ द एरिया ऑफ द वायर इज डबल्ड देन फाइंड न्यू रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टेंस की जगह पे वो क्या लिख देता, रेजिस्टिविटी लिख देता, तो मैं क्या करती। देखो रेजिस्टिविटी मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी एरिया डबल करो, हाफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक आप किसी दूसरे मटेरियल की वायर नहीं लोगे, तब तक चाहे डबल करो, हाफ करो या कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ता है। उसके बाद अगर यहाँ से आगे हम देखें तो अपना आ जाते हैं पावर का टॉपिक। ठीक है, तो पावर क्या होती है, अब ये सब हमने पढ़ा रखा है ना, शायद नहीं पढ़ रखा, 9th में था शायद से। ओके, जो वर्क डन है 9th में ही था,
तो वर्क डन क्या होती है, हीट की एक फॉर्म होती है। यानी मान लिया अगर हम भाग कर आए हैं तो हम क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे एक तरीके से, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है हमारी बॉडी से, तो वर्क डन हीट की ही एक फॉर्म है, ठीक है। और दूसरा पावर लिखा हुआ मिलेगा, पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, भाई हम काम कितना करते हैं। अब देखो जहां भी रेट लिखा मिल जाए ना, मतलब हमें, और किसका रेट है, वर्क डन का, तो हमें जो चीज पीछे लिख रखी है, अगर रेट दे रखा है तो उसको किससे डिवाइड कर दो, टाइम से। तो पावर किसके बराबर आ जाएगी, वर्क डन बाय में टाइम के इक्वल आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हमें वर्क डन और पावर के ही फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, यहां तक चीज हो गई। अब देखो हीट क्या है, पावर की एक फॉर्म है ना। अब देखो एक फॉर्मूला पावर का हमें याद रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। पावर का फॉर्मूला है V मल्टीप्लाई में I, ठीक है। V वोल्टेज, I करंट, P क्या है, पावर, और पावर को हम किस में मापते हैं, वॉट के अंदर। वैसे तो किलो वॉट के अंदर भी मापते हैं, मतलब वॉट के अंदर मापते हैं अपने जो काम की चीज है। अब देखो ओहम्स लॉ से ही निकालूं तो V बराबर है IR के। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर V की जगह पे क्या पुट कर दो, IR, बाहर मल्टीप्लाई में खुद से R है, तो पावर किसके बराबर आ जाएगी, I स्क्वायर R के बराबर। तो पावर का एक फॉर्मूला तो हो गया अपना ये वाला, दूसरा हमने यहां से निकाल दिया, और तीसरा क्या निकालने, भाई अगर मुझे यहाँ पे करंट की वैल्यू पुट करनी हो तो V डिवाइडेड बाय में R किसके बराबर आ जाएगा, करंट के। तो पावर हो गया हमारे पास यहाँ पे, वोल्टेज थी, और I की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं, V बाय में R। तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, V स्क्वायर बाय में R। तो कितने फॉर्मूले हो गए यहाँ से पावर के, 3। अब जो भी क्वेश्चन हमें दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्लाई कर देंगे, मतलब अब कई बार पूछते हैं कि भाई कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा तीनों में से, तो तीनों फॉर्मूले में सब आप देखो, अगर वोल्टेज और करंट दे रखा है तो हम ये वाला लगाएंगे, करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगाए जाते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था कि हीट क्या है, वर्क डन की ही एक फॉर्म है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो पावर किसके बराबर था, वर्क डन बाय में टाइम के बराबर था, और वर्क डन ही क्या है, हीट है, हीट को मैं H से रिप्रेजेंट कर दूं, तो जितने भी फॉर्मूले हमारे पास पावर के थे, अब देखो पावर किसके बराबर है, हीट डिवाइडेड बाय में टाइम, तो T को उधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पावर मल्टीप्लाई में टाइम किसके बराबर आ जाएगा, हीट के। H क्या है, हीट है। तो देखो पावर का फॉर्मूला ये था, अब मुझे हीट का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इस फॉर्मूले को बस टाइम से मल्टीप्लाई, हीट का निकल गया, हीट एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी। दूसरा फॉर्मूला था V स्क्वायर बाय में R, इसको भी मेरे को अगर हीट में बदलना है तो सिर्फ कितने से मल्टीप्लाई करना है मुझे, टाइम से। तो ऐसे हमारे हीट के फॉर्मूलेज निकल जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें H स्क्वायर RT, ठीक है। तीसरा हमारा फॉर्मूला क्या था कि पावर बराबर होती है I स्क्वायर, क्या था अपना, V स्क्वायर बाय R था, और I स्क्वायर मल्टीप्लाई में R था ना अपना। तो देखो हीट का फॉर्मूला निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर मल्टीप्लाई I स्क्वायर R मल्टीप्लाई में T, और इसी के ऊपर क्या दिया गया है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी सिलेबस में नहीं है, बस इतना याद कर लेना कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया था, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। भाई कोई भी चीज जब गर्म होती है, क्योंकि हम देखते हैं ना जब ज्यादा करंट पास होता है तो क्या होता है, कोई भी चीज गर्म हो जाती है, तो उसी का ही कुछ रिलेशन था, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि H बराबर होगा I स्क्वायर RT के बराबर, ठीक है। अच्छा एक फ्यूज से क्वेश्चन आता है, भाई फ्यूज क्या होता है, मान लिया कि हमारा ये घर था और बाहर से क्या आ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से, मीटर बॉक्स से। घर है हमारा, घर के अंदर क्या लगा हुआ है, मीटर बॉक्स लगा हुआ है, जिसके अंदर एमसी वगैरह होंगी हमारी, और मीटर बॉक्स से अंदर क्या गए हुए हैं, हमारे घरों तक करंट की सप्लाई गई हुई है। अब इस मीटर से घर तक करंट की सप्लाई भेजने के बीच में, यानी कि यहाँ पर तो हम भेजेंगे अंदर सप्लाई, इसके बीच में क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, फ्यूज। अभी फ्यूज क्यों लगाया जाता है, कि फ्यूज की एक मेन प्रॉपर्टी तो क्या होती है कि इसका लो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो जैसे ही ज्यादा करंट आएगा ये पिघल जाएगा। अगर ये पिघल गया और आगे हमारे पास में क्या था, घर में मान लिया मैंने टीवी की सप्लाई दे रखी थी, बल्ब की थी,
यहाँ पे एसी की थी, अगर यही पिघल गया तो बीच का सर्किट क्या हो जाएगा, खत्म, आगे ज्यादा करंट जाएगा ही नहीं, और ये अंदर वाले सारे के सारे ज्यादा करंट के ना जाने की वजह से मतलब बच जाएंगे, कुल मिलाकर ये जलेंगे नहीं, बोलते थे कॉमन जल गया हमारा बल्ब क्योंकि करंट ज्यादा आ गया था। पर अगर ये फ्यूज होगा तो ज्यादा करंट आने से ये पहले ही पिघल जाएगा, बीच की जब वो तार यानी बीच की वायर ही मेल्ट होगी, फ्यूज एक वायर ही तो है, मेल्ट होगी तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और आगे आपकी सप्लाई नहीं जाएगी। तो फ्यूज किसका बना होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट के सब्सटेंस का बना होता है, ठीक है। और फ्यूज को किसमें लगाएंगे, पैरेलल में या सीरीज में, सीरीज में लगाएंगे ना, पैरेलल में लगा दिया तो मान लिया मैंने फ्यूज कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे, आगे यहाँ पे मेरा टीवी का कनेक्शन था, यहाँ पे मेरा एसी का कनेक्शन था, तो करंट इसको तो पिघला देगा पर बाकी सारी जगह तो चला जाएगा अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो फ्यूज को हमेशा किसमें कनेक्ट किया जाता है, सीरीज के अंदर हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो हीट है इसकी यूनिट और कौन कौन सी आ जाएंगी अपनी, किलोवाट आर, सिंपल समझ लो, देखो पावर किसके बराबर है, वर्क डन बाय में टाइम के बराबर है ना। अब देखो वर्क डन, यहाँ पर अगर देखा जाए पावर की 3 फॉर्मूले मिलेंगे आपको, एक तो भाई वाट के अंदर हम इसे मापते हैं, दूसरा किसके अंदर, किलोवाट पर आर के अंदर हम माप सकते हैं, ठीक है। ये सब हमें दे रखा है, किलोवाट पर आर नहीं किलोवाट आर के अंदर हम इसको मेजर करते हैं, और इसी को फिर हम क्या बोल देते हैं, यूनिट बोलते हैं ना, हमारे घर के अंदर कितना बिल आया, इतनी यूनिट खर्च हुई थी, ठीक है। तो ये अपना मेन काम हो गया इस वाले चैप्टर का सारा जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे ना ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, बाकियों से इतने नहीं आते हैं, ठीक। अच्छा एक टाइप का क्वेश्चन और देख लो, मान लिया आपको यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस दे रखे थे, यहाँ पर हमें बैटरी बता दी, भाई मान लिया 5 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, 3 ओम का यहाँ पे था, बताओ सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो अब फॉर्मूला में पता है ओम्स लॉ वाला, दैट V बराबर होता है I मल्टीप्लाई में R के बराबर होता है ना। अब हमें V पता है 5, I हमें निकालना है, यहाँ पर R कोई भी एक मत पुट करना, इनका पहले हम नेट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2 + में 3 5 ओम, मैंने पुट कर दिया, अब 5 डिवाइड बाय में 5 यानी अपना करंट कितना आ गया यहाँ से 1 एम्पियर। तो ऐसे ही कुछ भी दे रखा हो, मान लिया उन्होंने ये बोल दिया होता कि आपके पास 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, बताओ कितनी बैटरी हमें लगानी पड़ेगी, कितने वोल्ट की हम बैटरी लगाएंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला वही V = I मल्टीप्लाई में R, V मुझे निकालना था, करंट कितना था 10 एम्पियर, नेट रेजिस्टेंस कितना था 5, तो कितने वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी मुझे 50 वोल्ट की, ठीक है। मैंने यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज कर दी है, तभी दोनों के क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स हैं, कभी सोचो कि एक ही क्वेश्चन में वहां 50 और यहाँ पे 5 कैसे आया था, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन था वो अलग क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो ये अपना हो गया चैप्टर